नमित जी, एक पेरेंट है कि उसके बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत है या कोचिंग की ज़रूरत है, कैसे ये एक पेरेंट पता करे? इस ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? जो मॉडरेट और स्लो लर्नर है। एक उनकी क्वालिफिकेशन हो गई जी टीचर कितना क्वालिफाई हम चेक ही नहीं कर रहे जी कि एक टीचर अगर मैथ्स का एक्सपर्ट है तो उसके पास हम सिर्फ मैथ्स के लिए भेजें। जी। ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं और ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में क्या है, नियर बाई टीचर है तो सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा आधा घंटा ज़्यादा भी बैठ गया। पेरेंट्स का रोल देख रहे हैं, कैसा सपोर्ट होना चाहिए? तो आपके पास समय नहीं भी होते हुए मिनिमम ये कोशिश करिए कि बच्चे के साथ 4 to 5 आवर्स आपने इंटरेक्ट करनी है। आपने बात की फेक कमिटमेंट्स की। गूगल के जो कमेंट्स होते हैं उसको भी टेम्पर किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनर्स टॉक के इस एपिसोड में। आज हमने बात की है ट्यूशन से रिलेटेड और इस टॉपिक पे बात की है हमसे नवनीत झा जी ने, जिन्हें एकेडमिक्स और एडटेक का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा इस एपिसोड में और हम आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही काफ़ी सारे एपिसोड्स लाते रहेंगे, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। स्वागत है नवनीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप अपने बारे में बताएं। हम भी अच्छे हैं। तो सीधे आएंगे हम अपने मुद्दे पे जी कि एक बच्चे के लिए ट्यूशन या कोचिंग क्यों इम्पोर्टेंट है आज की डेट में? देखिए, सीधी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि ट्यूशन या कोचिंग इम्पोर्टेंट है या नहीं है। पहले तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि हमारे बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है या रिक्वायर्ड है या नहीं है। जी जी। क्योंकि जो एक स्टूडेंट होता है उसकी लर्निंग जो होती है वो 3 पिलर्स पे डिपेंडेंट होता है, कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है। और वो 3 पिलर्स जो होते हैं अजीत जी, अगर मैं बताऊं आपको तो सबसे पहला जो होता है वो स्कूल हो जाता है, क्योंकि हर बच्चे स्कूल जाते हैं। जी जी। जो सेकंड पार्ट होता है वो होते हैं पेरेंट्स। जी। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एक स्टूडेंट की लर्निंग के पिलर ही हैं। जी जी। और जो थर्ड पिलर होता है वो स्टूडेंट खुद होता है। जी। नहीं, और अगर हम सबसे पहले स्कूल की ही बात करें, राइट, तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी पेरेंट्स को भी, राइट। तो जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल में अगर आप देखते हैं कि स्कूल में यूजुअली क्या होता है कि एक क्लास में 40 या 35 या 50 बच्चे भी होते हैं जी, कई बार, है ना। और जो एक आइडियल क्लास का ड्यूरेशन रखते हैं स्कूल्स में, 99% स्कूल की यही ड्यूरेशन होती है, 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम होता है। जी जी। जो कि आज से 20 साल 50 साल पहले भी था, आज भी वही है ना? बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है जी जी, समझिएगा कि अगर 40 बच्चे हैं एक क्लास में, अब टीचर आ रहे हैं जा रहे हैं, 5 मिनट बीच तो हुआ, टीचर आ रहे हैं, होमवर्क चेक किया या फिर बच्चे कुछ उपद्रवी हैं उनको शांत कराया, तो 10 से मान लीजिए कि 12 मिनट इन्हीं सारी चीज़ों में टीचर का निकल जाता है। जी जी। फिर टीचर के पास समय कितना बचता है? मुश्किल से 30 से 35 मिनट मैक्सिमम, जी, है ना। उस 30 से 35 मिनट में टीचर क्या करेंगे? अब 40 अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन 40 की मेंटलिटी तो एक जैसी नहीं होती है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि टीचर क्या करेंगे, कॉमन मेथड लेके आते हैं और डायरेक्ट पढ़ाते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि कई बार बच्चे चीज़ों को समझते हैं, कई बार नहीं समझते। अब उसमें भी बच्चों की कैटेगरी होती है, जी, राइट। तो कुछ जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो क्विक लर्नर होते हैं, वो तुरंत सीखते हैं, लेकिन बाकी जो लर्नर्स होते हैं उनको नहीं भी समझ आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो चीज़ों को देर से समझते हैं या एक बार में नहीं समझते हैं। जी जी। ऐसे में बच्चे क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे, है ना। क्वेश्चन करने के बाद क्या होता है कि टीचर एक बच्चे का क्वेश्चन लेते हैं, 2 का भी ले लेते हैं, बट तीसरे बच्चे को क्या बोला जाता है, बेटा आप लंच ब्रेक में आइए या कल पूछ लीजिए। जी, इग्नोर किया जाता है। राइट, क्योंकि टीचर के पास भी टाइम नहीं है, टाइम लिमिटेड है। राइट, लिमिटेड टाइम है। और अगर हम देखें तो स्कूल क्या होता है, साल भर में मुश्किल से 7 महीने स्कूल्स लगती हैं, 5 महीने छुट्टियां ही रहती है। अगर आप ओवरऑल कंक्लूड मतलब उसको फाइंड आउट करेंगे कितनी छुट्टियां हैं क्या है, तो वो सारी चीज़ें मिला के, तो कहीं ना कहीं टीचर के पास एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है सिलेबस कंप्लीशन के लिए, राइट। तो उस लिमिटेड समय में वो उसी हिसाब से कंप्लीट करेंगे अपनी जो भी सिलेबस है सारी चीज़ें। तो उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली वो टॉपिक वाइज प्रॉपर ध्यान नहीं देते, वो एक सिलेबस ओरिएंटेड होके लर्निंग करवाते हैं, राइट, सिलेबस पे फोकस करते हुए। जी जी। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे का प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा, बच्चा फिर क्या होता है, घर आता है। घर आने के बाद एज अ पेरेंट का क्या काम है कि आपने ध्यान देनी है बच्चे के ऊपर। तो आजकल ये हो गया है कि पहले का एक समय अलग था कि पेरेंट्स 1 घंटे नहीं 4 घंटे लेके बच्चों को बैठते थे, लेकिन आज के समय में पेरेंट्स जो है ये मान लीजिए कि 1 घंटा क्या आधा घंटा भी नहीं बैठते हैं। और उनके एक्सक्यूजेस क्या होते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं,
दूसरा एक्सक्यूज ये होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, हम बहुत बिजी हैं। या फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं इन चीज़ों के मामले में, पढ़ाई के मामले में। जी जी तो कहीं ना कहीं हम जो ये सोच रखते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं, ये तो बहुत गलत सोच है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जितने आप बच्चे को अगर इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें से 50-50 रेशियो रहता है। 50% इंग्लिश मीडियम के टीचर होते हैं, 50% हिंदी मीडियम के ही टीचर है जो आज से 20 साल पहले आपके ही साथ पढ़े हैं। जी वही टीचर्स लर्निंग करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने समय के साथ खुद को डेवलप किया है, चीज़ों को लेके अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। जी तो वही अगर आप भी करेंगे तो आप भी डेफिनेटली एक अच्छे पिता, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। खुद समझिए फिर समझाइए बच्चे को, राइट। या फिर टाइम की बात है तो 24 आवर्स में आप 12 आवर्स वर्क करते हैं, 6-8 आवर आप अपने लिए रखिए, बट 1 आवर आपने निकालनी है बच्चे के लिए। आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं। और नो डाउट आप उनके लिए थोड़ा सा समय निकालें 1 आवर का, राइट। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट की। समझिएगा कि पिछले दो पिलर्स थे वो तो स्ट्रांग नहीं दिख रहे किसी भी केस में, जी, दोनों के पास टाइम का अभाव, राइट। तीसरा जो पिलर है उसमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंट की बात हम कर रहे हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, एक आम बच्चे से पूछिएगा बेटा कितनी देर आप पढ़ाई करते हैं? 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हैं। होमवर्क कितने देर करते हैं? तो 3 घंटे में से 2-2.5 घंटे होमवर्क करते हैं, बाकी मेमोराइज करते हैं चीज़ों को, जी जी राइट। सेल्फ स्टडी हो रही है क्या? सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही हूँ, राइट। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो सेल्फ स्टडी होता है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे बड़ी बड़ी जो एग्जाम्स होती हैं, नीट का ही ले लीजिए, JEE का ले लीजिए, सिविल सर्विसेज एशिया की सबसे टफ, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है UPSC सिविल सर्विसेज। जी बट उसमें भी आप देखेंगे कि 70% स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से लर्निंग करते हैं, तभी उनका सिलेक्शन वो इंश्योर कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, खुद से चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब क्या होता है, सेल्फ स्टडी बच्चा नहीं कर पा रहा, इसके पीछे का भी एक रीज़न है। जी क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड से ही हमने क्या किया, बच्चों को बेटा A4 क्या होता है, 2 क्या होता है, बट वहाँ पे हमने ये नहीं बोला कि A4 एप्पल के अलावा देयर मल्टीपल थिंग्स। जी जी समझ रहे हैं आप चीज़ों को, राइट। कि हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, याद करने वाला पैटर्न बचपन से ही फॉलो करवा रहे हैं, बचपन से ही उनको रटने किया, चलो बेटा ये A4 एप्पल सुना दो, यही बोलते हैं, अब वो सुनाने लग जाते हैं रोबोट की तरह। जी 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 तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बच्चा चीज़ों को समझ नहीं रहा है, वो वो चीज़ों को रट रहा है, जी जी और वो रटने की आदत लगे जा रही है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जी जी कि कहीं ना कहीं ट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तीनों ही पिलर वीक है। जी जी या कोचिंग क्यों ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो स्कूल से हो, चाहे वो पेरेंट्स से हो, या वो सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी से, बिल्कुल। मतलब सेल्फ हो, स्टूडेंट खुद क्यों ना हो। जी 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 जो तीनों पिलर है, तीनों ही पिलर वीक है। जी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल आता है ट्यूशन या कोचिंग का। इस पे आगे बढ़ेंगे कि ट्यूशन या कोचिंग, ये दोनों वर्ड को बहुत ही सिमिलर रूप से एक आम पेरेंट के द्वारा लिया जाता है। जी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आपके अकॉर्डिंग है, और कितने इम्पोर्टेंट है दोनों अपने अपने एस्पेक्ट में, और किस बच्चे के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक पे आएंगे। जी देखिए क्या है कि ट्यूशन और कोचिंग की जो बात हम करें तो बहुत गलत मतलब निकाला जाता है ट्यूशन और कोचिंग का। ट्यूशन का मतलब क्या, जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है वो भी ट्यूशन हो रही है, जी जो इंडिविजुअली आप किसी के पास भेज रहे हैं वो भी ट्यूशन हो रहा है, आप अगर बच्चे का घर पे ध्यान दे रहे हैं वो भी ट्यूशन हो रहा है। ट्यूशन का मतलब क्या, जो आप एक CBSE बोर्ड है या ICSE बोर्ड है, उन्होंने क्या किया, सिलेबस दिया, स्कूल ने क्या किया, सिलेबस अडेप्ट करके उससे रिलेटेड जो भी बुक्स में सारे सिलेबस कवर हो रहा है वो बुक को उन्होंने स्कूल में चला दिया, ठीक है, स्कूल में पढ़ाई जा रही है। वही बुक्स आप क्या करेंगे, अगर बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हैं तो वही बुक्स लेके बच्चा जाएगा, जी वही बुक से पढ़ाई करेगा। मतलब क्या हो गया कि वो हो गया ट्यूशन। जी जी ट्यूशन में आप ये करते हैं कि आप सिलेबस ओरिएंटेड होके जो एक प्रॉपर बुक है उसी बुक से पढ़ाई करते जी जी हैं। कोचिंग का मतलब क्या हो गया, कोचिंग का मतलब हो गया स्पेशलाइजेशन, मतलब कि जैसे हम किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो 2nd स्टैंडर्ड में हम ओलंपियाड के लिए करें, या 5th में नवोदय के लिए, 6th में सैनिक स्कूल के लिए, या फिर STSC NTSC, ये मल्टीपल एग्जाम्स हैं, राइट। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर JEE हो गया, नीट हो गया, सिविल सर्विसेज, तो इनके लिए कोचिंग होती है। जी 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 पेरेंट्स क्या भेज रहे ट्यूशन, बच्चे को कोचिंग लगवा दिया है, कोचिंग भेज रहे बच्चे को ट्यूशन लगवा दिया है, जी जी समझ रहे कि बच्चों को हमने JEE के लिए ट्यूशन लगवा दिया, ऐसा समझ रहे, वो ट्यूशन नहीं होता, वो कोचिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे,
बट टीचर क्या करेगा वहाँ पे, कोच करेगा। कोच का क्या काम है कि आपको एक रास्ता बताएगा, जी जी बाकी सारा काम आपने करनी है। बिल्कुल 70 to 80% काम आपने करनी है। बिल्कुल बिल्कुल वही ट्यूशन में क्या होता है, वो सिलेबस पढ़ाएंगे, टीचर हो गया बेटा ये करके लाना है आप। बिल्कुल बिल्कुल ट्यूशन जो है अपना सिलेबस सेंट्रिक होता है, और कोचिंग जो है ये एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर उसकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम करके उनको कोच किया जाता है। बिल्कुल आगे आएंगे कि ट्यूशन या कोचिंग किस बच्चे के लिए कौन से इम्पोर्टेंट हो, ये कैसे जाने हम? देखिए, और कहीं ना कहीं ट्यूशन की इम्पोर्टेंस आप एज ए पेरेंट आपको समय देके समझना होगा जी जी कि मेरा बच्चा कैसा है। जी सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मेरे बच्चे को ट्यूशन ज़रूरी है भी या नहीं। जी जी क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे को आप खुद, मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से हैं, नहीं ज़्यादा कर सकते हैं, बट आप उनके पैरेलल आप बैठ बस जाते हैं ना, तो बच्चा खुद से सेल्फ स्टडी करने लगता है। जी जी अगर वो हाफ एन आवर्स 1 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी कर रहा है, चीज़ें उसे समझ आ रही है, मुझे नहीं लगता कि उसे ट्यूशन या किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल तो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आपको क्या है कि एक एज ए पेरेंट एक एक्टिवनेस आपने रखनी है। आपको एक आधे घंटे का 1 घंटे का समय निकालना है, बच्चे के साथ बैठना है, समझना है बच्चा क्या पढ़ के आया है दिन भर। आप उनसे पूछिए, आपसे क्या, इससे क्या होगा जी जी कि आपको एक आइडिया लगता है कि बच्चे ने क्या पढ़ा, क्या समझा है बिल्कुल है ना। बच्चे अगर रट के आ रहे हैं, आपको जब बोलेंगे तो क्या होगा वहाँ पे कि वो कंफ्यूज रहेंगे, एक आध वर्ड सोचने लग जाते हैं। जी तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ये समझ नहीं रहा है, रट रहा है, जी जी तो उसकी वीकनेस आपको आइडिया लगेगी। मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट हैं कि जो प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ा है आपने वही नेक्स्ट क्लास में लर्निंग होगी। अगर हमारा बच्चा प्रीवियस कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो पहले हम उसका बेसिक्स करवाएं। बिल्कुल राइट, कहीं ना कहीं देखिएगा, जैसे एक नदी होती है, उसमें क्या होता है, अगर आपने नदी पार करनी है, या तो नाव होना चाहिए, या ज़्यादा उसमें तेज फ्लो है, धारा है, तो क्या करेंगे हम, पुल ढूंढेंगे कि कहीं आसपास में पुल हो, उससे पार कर लेंगे। तो वही करना है बच्चों के साथ कि उनके लिए एक ब्रिज तैयार करवाइए। ब्रिज मतलब क्या कि पुराने कॉन्सेप्ट के साथ साथ नया कॉन्सेप्ट लेके चलना है। क्योंकि अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो हम ऊपर का नहीं सोच सकते। जी जी तो नींव मजबूत करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ट्यूशन के लिए हमें समझना है कि मेरे बच्चे को ज़रूरत है भी या नहीं। अगर ज़रूरत है, सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होती है, उसके बाद आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। नवनीत जी, एक पेरेंट है जी, वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसके बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत है या कोचिंग की ज़रूरत है, या उसका बच्चा कौन सी स्टेज पे है, कैसे ये एक पेरेंट पता करे? इसके बारे में क्या आप व्यूज़ देंगे? जी देखिए, सबसे पहले इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज होते हैं। मतलब 3 कैटेगरी में उन्हें मतलब एजुकेशनल एस्पेक्ट में बांटा गया है। मतलब आप उन जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो होते हैं क्विक लर्नर, एक होते हैं, राइट, दूसरे होते हैं मॉडरेट, और तीसरे होते हैं स्लो लर्नर। जी अब इन तीनों में फ़र्क के बारे में समझते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें क्विक लर्नर का, क्या होता है, कभी भी टीचर, जैसे स्कूल में टीचर उनको लर्निंग करा रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, क्विक लर्नर मोर देन 90% चीज़ें एक बार में समझ जाते हैं। जी क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो ग्रेस्पिंग पावर है वो अच्छा है, उनके बेसिक्स क्लियर है प्रीवियस क्लासेस के, तो इसलिए वो ईजिली चीज़ों को समझ पा रहे हैं वन टाइम में। बट वहीं पे क्या होता है, फिर मॉडरेट लर्नर की बात आती है तो वो 60-65% ही चीज़ों को ग्रेस्प कर पाते हैं। जी जी रेस्ट जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं दोबारा रिवीजन करना होता है उनको, या 2 बार में समझ आती है, या फिर सेल्फ स्टडी करके वो चीज़ों को समझते हैं। जी और एक होता है थर्ड कैटेगरी जिस पे हम बात कर रहे थे, तो वो होते हैं स्लो लर्नर। जी जी अब स्लो लर्नर बच्चों को कहीं ना कहीं क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसा बोल दिया जाता है कि बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, बट गलती उनकी नहीं होती। जी हो सकता है कि जो टीचर उनको पढ़ा रहा है, उनकी पढ़ाने का तरीका उस इंडिविजुअल बच्चे को नहीं समझ आ रहा, जी जी राइट, दिमाग भी अलग है बच्चों का। एग्जैक्टली। जी क्योंकि स्लो लर्नर बच्चे में क्या होता है ना कि वो हार्डली 10 to 20% चीज़ें ही एक बार में समझ पाते हैं। जी 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 क्यों? क्योंकि स्लो लर्नर का मतलब क्या कि उसकी स्पीड स्लो है। मतलब उसको या तो आप एक ही चीज़ को 3 या 4 बार सिखाएं, जी अगर एक मेथड से नहीं समझ आ रहा तो 3-4 अलग अलग मेथड उन पे ट्राई करें, जो इजीएस्ट मेथड उनको समझ आ रहा है उस मेथड से आप उनको सिखाइए। वंस अ टाइम कम्स कि वो
क्विक लर्नर से भी आगे निकल सकते हैं, बट इतना टाइम होता नहीं टीचर्स के पास स्कूल में। राइट। जी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सबसे पहले पेरेंट को ये समझना जरूरी कि हमारा बच्चा है किस कैटेगरी। जी जी क्योंकि क्विक लर्नर को मुझे नहीं लगता कि ट्यूशन की ज़रूरत है, मॉडरेट को समझो थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, जी और स्लो लर्नर को तो ज़रूरत है ही है ना। और इसमें भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, जो मॉडरेट और स्लो लर्नर है उन पे तो देना है बहुत ही सीरियसनेस के साथ। बट अगर हमारा बच्चा क्विक लर्नर है तो उस पे ध्यान देना है और ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चा अगर हमारा कंपटीशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जी। बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो 40 बच्चों के बीच में ही कर रहा है या 50 बच्चे के बीच में कर रहा है। जी जी तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, एक समय आने के बाद वो वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें तो 15 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं। 15 लाख स्कूल मतलब 15 लाख टॉपर्स, तो हम टॉपर्स 15 लाख टॉपर्स से अगर हमारा बच्चा कंपटीशन करेगा, जो कि अभी तक 40 बच्चों में कर रहा है, तो वो कहाँ स्टैंड करेगा? कोई ना कोई टॉप आने वाला बॉटम में जरूर आएगा। राइट। तो वो हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो फिर उसे कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से ट्यूशन की जगह उसे हम कोचिंग करवाएंगे, राइट। और मॉडरेट और स्लो लर्नर को क्या करना है, पहले ट्यूशन करानी है, जब वो अच्छा करने लगेगा तब कोचिंग की बात करें। जी 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 बिल्कुल। आगे एक पेरेंट के ऊपर ये क्वेश्चन आएगा उनके दिमाग में कि वो इन चीज़ों का सिलेक्शन कैसे करें, कि कौन सा ट्यूशन या कौन सी कोचिंग उनके बच्चे के लिए बेटर है, इस चीज़ का सिलेक्शन कैसे करे कोई पेरेंट। तो जैसे कि अगर हम बात करें जी कि अगर हम इतने बड़े हो हैं, जी जी न्यूज़पेपर भी अगर हम पढ़ते हैं, सुबह का पढ़ा हुआ शाम को उसकी हेडलाइंस तक शायद ही याद रहती है, टूटी फूटी ही याद रहती है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो आज से सालों पहले आपने शोले फिल्म देखी होगी, और मुझे लगता है कि उसमें शाहरुख खान ने अच्छी एक्टिंग की होगी और आपको याद भी होगा। जी जी शाहरुख खान तो नहीं था उसमें। हाँ जी। तो कौन थे? अमिताभ बच्चन जी। देखिए, जैसे ही मैंने गलत पॉइंट रखा तो आपने तुरंत बोला ना, नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा था। जी 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 हाँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने उन चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान दे के समझा है, जी नहीं विजुअलाइज किया है। तो इन चीज़ों पे हम और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन और फिजिकल लर्निंग में क्या फ़र्क होता है, जी उन चीज़ों के बारे में भी समझेंगे बाद में। जी बिल्कुल। नहीं कि इससे क्या हो रहा है कि बच्चा वहाँ पे चीज़ों को समझ के कर रहा है, और अगर सिर्फ रट रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, सुबह की चीज़ें शाम को भूलेगा, शाम की चीज़ें 2 दिन बाद भूलेगा, वो भूलना तय है। तो 10 से 20% या 30% चीज़ें ही उनके माइंड में रहेंगी। जी जी नहीं तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि जो टीचर हमारे बच्चे को पढ़ा रहा है वो क्या इतना क्रिएटिव माइंड का है कि हमारे बच्चे को अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही है एक तरीके से, दूसरा तरीका अप्लाई करे, तीसरा अप्लाई करे, चौथा अप्लाई करे, इजी से इजी मैनर में हमारे बच्चे को वो पढ़ाए। बिल्कुल। नहीं तब जाके कहीं ना कहीं हमारा बच्चा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीखेगा, और इसका टेक केयर सिर्फ एक पेरेंट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पेरेंट को एक्टिवली इन्वॉल्व रहना चाहिए Right. चीज़ों में। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर अगर आप आधे घंटे का समय नहीं दे पा रहे, तो वो सारा काम करने का आपका कोई औचित्य नहीं बनता है, मतलब फ़ायदा नहीं मिल रहा आपको। क्योंकि एट द एंड ऑफ द थिंग्स आप किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए तो कर रहे ही रहे हैं, लेकिन 90% चीज़ें आप बच्चों को एक अच्छी लाइफ मिले, अच्छी तरीके से पढ़ाई करे, कुछ अच्छा करे, इसलिए कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे आधा घंटा 1 घंटा डेली ध्यान देना, चाहे कोई पेरेंट हो, वो Right. तो एक भी अगर ध्यान दे तो आधा जी। 1 घंटे उन बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक पेरेंट्स का किसी भी बच्चे की लर्निंग में, बिल्कुल और इसका टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी। एक उनकी क्वालिफिकेशन हो गई कि आसपास जो आप देख रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन आपने देख ली जी। उनके रिव्यूज़ भी देखने चाहिए। डेफिनेटली जी जी। देखिए क्या है कि आज के समय में आप क्या है कि हम ट्यूशन भेज तो रहे हैं, जी जी टीचर कितना क्वालिफाई हम चेक ही नहीं कर रहे। जी नहीं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमने क्या करना है, वो चेक कर रही है कि वो जो टीचर है वो किस सब्जेक्ट के टीचर है। नहीं समझ आ रहे, बोल रहे हम मैथ्स के टीचर है बट अच्छा पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, डॉट आ रहे, 1 मंथ का टाइम आप लीजिए। राइट। उसके बाद कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि लेस क्वालिफाइड टीचर भी अच्छा पढ़ा सकता है ड्यू टू मच एक्सपीरियंस। जी जी उसको पढ़ाना आना चाहिए। पढ़ाना, एक क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता वो बच्चे के अंदर भी जरूरी है। एक टीचर एज ए टीचर, एक टीचर के पास भी होना चाहिए।
हर दिन जब वो नई नए तरीके इन्वेंट करेगा, नए नए तरीके लाएगा बच्चे के लिए, जी जी चीज़ों को खुद अच्छी तरीके से समझेगा आसान से आसान मेथड में, तब जाके कहीं ना कहीं वो बच्चे को समझा सकेगा। बिल्कुल। ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं जी, ये और ऑफलाइन कौन सा बेटर है, और इनका चुनाव कैसे करें, कैसे सेलेक्ट करें पेरेंट की, ऑनलाइन जाना चाहिए उन्हें या ऑफलाइन जाना चाहिए, ये कैसे सेलेक्ट? देखिए जी, जैसे ऑनलाइन उस सिनेरियो में आप जाएं जब आपके पास नियर बाई फैसिलिटीज़ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो यही मैं देता हूँ। प्रेफरेंस ऑफलाइन को देना चाहिए। प्रेफरेंस ऑफलाइन को इसलिए दीजिए क्योंकि जब वो फिजिकली इंटरेक्ट होगा ना, जी। तो कहीं ना कहीं टीचर जो है चीज़ों को अच्छे से समझेगा बच्चे को भी और समझाएगा भी, है ना। क्योंकि बच्चा तुरंत के तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑनलाइन में कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चंस बच्चा फिर ट्यूशन वाली बात हो जाती है, जो नॉर्मल ट्यूशन स्कूल में मिल रही है या लोकल ट्यूशन मिल रही है, कि बच्चे को प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पा रहा है या क्वेश्चन के लिए टाइमिंग्स नहीं है टीचर्स के पास। तो ऑफलाइन में क्या है, नियर बाई टीचर है, तो सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा आधा घंटा ज़्यादा भी बैठेगा। जी। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होगा, क्लास की ड्यूरेशन फिक्स्ड होगी। लेकिन उसमें भी आपने क्या करना है, जब आप अगर ऑनलाइन के लिए जा रहे हैं तो उनसे क्या होता है कि जितने भी ट्यूशन इंस्टीट्यूट है, सारे ही ट्यूशन इंस्टीट्यूट आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास प्रोवाइड करते हैं, हाफ एन आवर्स का, 1 आवर्स का। जी। तो आप ये कर सकते हैं, उनका डेमोन्स्ट्रेशन क्लास लीजिए, एक जगह का मत लीजिए, 10 जगह का लीजिए। उन सभी के बैठे बैठे की पॉइंट्स उसी टाइम में मीटिंग के दौरान ही बनाएंगे। फिर आपको लगता है कि अगर इसमें से 60% ये चीज़ें नहीं भी मिली, 40% ये चीज़ें मिल गई मुझे हमारे बच्चे को, तो हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उस ट्यूशन के साथ जा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, फेक कमिटमेंट्स भी होते हैं जी। कि आपके सारे क्वेरीज सॉल्व किए जाएंगे इन क्लास। पॉसिबल ही नहीं है ना, 1-1.5 घंटे की क्लास में 20-25 बच्चे तो ऑनलाइन में भी होंगे। कई बार कई ऐसे इंस्टीट्यूशन है 100 बच्चे रहते हैं, बोलते हैं 8-10 की प्रोफिशिएंसी है, तो झूठ होता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं अगर, तो मैं प्रायोरिटी, मेरी इंडिविजुअल जो थिंकिंग है कि आप लोकल ट्यूशन्स अगर अच्छे मिल रहे हैं आप सब्जेक्ट वाइज, जी। ये नहीं कि मेरे बच्चे को मैथ साइंस सोशल की ज़रूरत है तो कोई टीचर मैथ्स का टीचर है तो वो साइंस तो बढ़ा ही लेगा, ये नहीं करना है। ये आप तब तक के लिए कर सकते हैं जब तक 5th स्टैंडर्ड तक बच्चा है। ओके। ये एक अच्छा तरीका होगा कि बच्चे को उनके सब्जेक्ट वाइज टीचर्स दें, कि एक टीचर अगर मैथ्स का एक्सपर्ट है तो उसके पास हम सिर्फ मैथ्स के लिए भेजें जी, और अगर एक टीचर अगर सोशल का अच्छा है तो हम उसके पास सिर्फ सोशल के लिए भेजें, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी। ओके। देखिए क्या होता है कि जैसे हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स वीकली पर आवर्स पे ट्यूशन कराते हैं। जी। मतलब आपको वीक में 4 आवर्स या 3 आवर्स हम देंगे। जी। तो 3 आवर्स प्रॉपर वो मैथ्स के टीचर होते हैं, 3 आवर्स आपका मैथ्स का देंगे। तो अगर कोई टीचर आपको 3 आवर्स मैथ्स का दे रहा है तो वो इनफ है। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरे 180 मिनट्स हैं, पूरे 3 घंटे आपने सिर्फ मैथ पढ़ी है पूरे वीक में। बिल्कुल राइट। वहीं अगर आप लोकल ट्यूशन जाते हैं, आपका बच्चा 360 मिनट भी पढ़ रहा है, मतलब 1 घंटे के हिसाब से अगर आप देखिए 6 दिन भी पढ़ रहा है हफ्ते में, तो 6 घंटे पढ़ रहा है। अब उस 6 घंटे में ये भी तो देखिए कि वो 6 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, 5 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो उसको 1 या 1.25 घंटे पर सब्जेक्ट ही आए। 1.5 घंटे से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। ओके। समझ रहे हैं? बिल्कुल। और क्या है उसमें भी कि टीचर एक्सपर्ट भी नहीं है, ना ही क्वांटिटी मिल रही है ना ही क्वालिटी मिल रही तो मतलब वो पूरा बच्चे का फायदा नहीं हो रहा है, वो कम्प्लीटली हार्मफुल है उसके लिए, जी। है ना, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है कि हम अगर ट्यूशन भेज रहे हैं तो प्रॉपर एक टीचर हो, सब्जेक्ट का टीचर हो। बात रही ऑनलाइन ऑफलाइन की, तो अगर ऑफलाइन में एक अच्छा टीचर आपको मिल रहा है, सब्जेक्ट वाइज टीचर अवेलेबल है, या कोई इंस्टीट्यूशन है जो अलग अलग टीचर्स अवेलेबल करवाता है, फैसिलिटीज़ देता है, तो आप वहाँ भेज सकते हैं। फॉर अ ट्रायल पर्पस 1 मंथ आप देख सकते हैं। जी। आप 1 महीने तक 1 घंटा 1.5 घंटा खुद टाइम दीजिए, बच्चे के साथ बैठिए, बेटा क्या सीखा, क्या पढ़ा आपने, हमें समझाइए। अगर वो कैपेबल है, चीज़ों को अंडरस्टूड कर रहा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा है या किसी क्षेत्र में फैसिलिटी नहीं है, उस सिनेरियो में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। लेकिन देखिए ऑनलाइन में क्या है कि आज के टाइम पे हज़ारों प्लेटफॉर्म आ गए, ये कैसे चुने, वो नहीं। कौन सा अच्छा है? ये बहुत बड़ा टास्क होता है पेरेंट्स के लिए कि कैसे हम सेलेक्ट करें भाई। जी। ऑनलाइन में तो ये भी है, वो भी है, अच्छी बड़ी कंपनीज हैं, करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके यहाँ पढ़ा देते हैं। अभी ट्रेंडिंग में ये वाला चल रहा है, इनके यहाँ भेज देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उनके यहाँ करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे के लिए सूटेबल। हाँ, ये कैसे जाने पड़े? राइट। तो यहाँ पे आपने क्या करनी है, आप वहाँ पे जाइए, प्लेटफॉर्म पे जाइए। सबसे पहले उनका जो है लर्निंग पैटर्न आपने चेक करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट रिव्यूज़ देखना है, पेरेंट रिव्यूज़ देखना है, क्योंकि जितने भी ट्यूशन सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, सबके पेजेस बने हुए हैं गूगल पे,
सभी के प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस हैं, आप हर जगह से रिव्यूज़ छान सकते हैं। आप 1-1 घंटा टाइम दीजिए, 1 वीक तक रिसर्च करिए, उसके बाद आप अगले स्टेप पे बढ़िए। अगला स्टेप क्या होना चाहिए एज ए पेरेंट, कि कई जितने भी ट्यूशन क्लासेस हैं उनके प्लेटफॉर्म पे फ्री वीडियोस अवेलेबल हो, जी जी, जिसके आपको कोई चार्ज नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा आईडी बनाना डेमो है। क्लासेस करना। हाँ, डेमो क्लासेस कई बार क्या होता है कि ट्यूशन सेंटर प्रोवाइड नहीं करता है, ओके, तो वो प्री रिकॉर्डेड है सारा दिन। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, तो उससे आपको एक एटलीस्ट मान लीजिए जितना वो पढ़ा रहे हैं उसमें उसका अगर 60% भी दे रहे हैं और जी। बच्चे को समझ आ रही है चीज़ें, फायदेमंद है। बाकी 40% सेल्फ स्टडी आपने करानी है, बिल्कुल, क्योंकि मैं इंडिविजुअली सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया ना कि जो 3 पिलर्स हैं, स्कूल से कभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट स्कूल को हम साइड करके एज अ पेरेंट हम टाइम दे सकते हैं ना, बिल्कुल। बच्चा तो सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम निकाल सकता है ना। तो ये दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है एक बच्चे की स्टडीज़ में। बिल्कुल, बच्चे को कैसे ये सेल्फ स्टडी के लिए अपन मोटिवेट करें, कोई पेरेंट की बच्चा जिससे, या उनको ऐसे कोई टेक्निक सिखाएं, या कैसे बच्चा सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करे, उनके ऊपर भी तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें या तो उनको सिखानी पड़ेगी, ऐसी कुछ आदतें उनको डालनी पड़ेंगी जी, कि बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे देखें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जी, या कहीं पर भी उसको सबसे इम्पोर्टेंट तो सेल्फ स्टडी ही होगी। जी। तो इसकी आदतें कैसे किसी बच्चे को डालें? देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बच्चे का सबसे पहले तो हमें ट्यूशन कैसे फाइनलाइज करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जब बच्चा चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेगा, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो बच्चा खुद ब खुद इंटरेस्ट लेगा। आपने कुछ नहीं करनी है, बेटा होमवर्क हो गया, हाँ पापा हो गया, हाँ मम्मी हो गया। आप बच्चे के साथ बैठिए, बोले बेटा आज क्या क्या पढ़ा है आपने, मुझे समझाइए ना। तो इससे क्या होगा कि कल पापा मुझसे फिर जानना चाहेंगे कि मैंने क्या समझा है। समझ रहे हैं आप? पापा मम्मी ध्यान ही नहीं दे रहे, तो बच्चा भी ध्यान नहीं दे। प्रेशराइज ना होके इंटरेक्टिव हो। वो कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी रहेगी जी, उसके अंदर में कि मैं मम्मी पापा से क्वेश्चन आंसर करूंगा, उनको ये बताऊंगा। और सबसे बड़ा इसमें रोल होता है कि बच्चे को एक एप्रिशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, एग्जैक्टली। राइट? क्योंकि आप जब कोई भी व्यक्ति, जैसे चिल्ड्रन साइकोलॉजी की हम बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एज कैटेगरी जो होता है ना, टीन एज वाला, जो मतलब बच्चे 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक के जो बच्चे थे उनको एप्रिशिएशन चाहिए होता है। जी जी, छोटे बच्चों को भी कहीं ना कहीं बच्चा जब तक इंटरेक्टिव नहीं होगा, चीज़ों के लिए उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी ना, तो वो एक इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को करेगा भी नहीं। और उसको जब आप अप्रिशिएट करेंगे ना, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, तो बहुत स्मार्ट हो, बहुत अच्छे से समझा रहे हो मुझे, तो वो फिर क्या करेगा, उन चीज़ों के लिए और अच्छे से तैयारी करेगा। बिल्कुल। नहीं, एक टॉपिक से हट के एक बात बोलना चाहूँगा जी, एक, जैसे हम आइंस्टाइन जी की कहानियां सुनते हैं कि उसकी मदर ने जो उन्हें अप्रिशिएट किया था, इसका जी। एक बच्चे के ऊपर उसकी मेंटेलिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? क्या ये कहानी एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के लिए अप्लाई हो सकती है, या किसी स्पेशल केस पे ही ये देखिए हुआ क्या था? होता है ना कि जी समझिएगा यहाँ पे कि एक एज ग्रुप होता है, जी, राइट? चिल्ड्रन साइकोलॉजी मतलब अलग अलग स्टूडेंट की ना, मतलब एज वाइज उनका कैटेगरी बांटा गया है, राइट? तो एक एज कैटेगरी जो होती है, मतलब मोर देन 4 ईयर्स टिल 14 ईयर्स, इस एज कैटेगरी बच्चे को क्या चाहिए होता है, एप्रिशिएशन। आप एप्रिशिएशन करेंगे ना, वो और अच्छा करेंगे। समझ रहे हैं आप चीज़ों को? जी, अच्छा बेटा, ये आपने कपड़े पहने, बहुत अच्छा पहना है, ओके, आपने हेयर स्टाइल ऐसा बनाया, बहुत अच्छा दिख रहा है, अगली बार क्या करेगा, वो और अच्छा करेगा। एग्जैक्ट, तो इस एज ग्रुप के बच्चे को कुछ नहीं चाहिए होता, उसे फेल्योर से, सक्सेस से कोई लेना देना नहीं होता, उसे सिर्फ एप्रिशिएशन एप्रिशिएशन एप्रिशिएशन। जितना इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा पेरेंट्स निगेटिव बातें बोल देते हैं। हाँ, कई बार आप जैसे आपस में अब हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में कुछ आर्ग्यू हुए, कुछ भी हुआ, बच्चा वहाँ पे है, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसे ये लगता है मम्मी पापा ही ध्यान नहीं दे रहे। कुछ अच्छा भी कर रहा है बच्चा, हाँ ठीक है चलो, नहीं, वहाँ पे बोलना बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा किया आपने, तो अगली बार वो और अच्छा करेगा, अच्छी अच्छी चीज़ों की करने की सोचेगा, जी जी, नहीं तो बुरी चीज़ें भी करेगा वो। आपने बात की फेक कमिटमेंट्स की, जी, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये जैसे फेक कमिटमेंट हो गए या रिव्यूज हो गए, जी, ये कितने मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, स्पेशली ऑनलाइन केसेस में? ऑफलाइन का तो उतना रिव्यूज मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, जी। ऑनलाइन में कितने ये होते हैं, और इनका जो सेल्स टीम काम करती है, ये कितना मैनिपुलेट करती है किसी भी पेरेंट को? देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या होता है जी कि जो सेल्स की बात आपने की, जी, उसमें क्या हो जाता है कि जो सेल्स के बंदे होते हैं, जो एडमिशन लेते हैं,
बाकी चीज़ें करते हैं, जी उनको कम्प्लीटली अगर हम बात करें तो आइडिया ही नहीं होता कि हमारी इंस्टीट्यूशन क्या क्या चीज़ों में बदलाव ला रही है, जी, बदलाव ला रही है, क्या चेंजेस ला रही है। तो उन्हें एक बार चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है, वो उसी पे थोड़ा बहुत अपना भी ऐड ऑन करते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे तो ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा एडमिशन आ सकते हैं, है ना। उन्हें तो अपने इंसेंटिव से मतलब होगा अल्टीमेटली। अब देखिए क्या है वहाँ पे कि अगर हम बात करें तो गूगल के जो कमेंट्स होते हैं उसको भी टेम्पर किया जाता है, हाँ, वो रिव्यूज़ को। जी कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे 5 नेगेटिव कमेंट्स जेन्युइन वाले आए, ओके, ठीक है, 5 जेन्युइन नेगेटिव कमेंट्स आए। अब आपने एज ए इंस्टीट्यूशन क्या किया, 4 बंदे आपके आईटी वाले बैठे हैं, अलग अलग आईडीज़ बनाई। इंडिया में कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, एक बंदा 10 गूगल आईडीज़ चला रहा है। बिल्कुल। अब क्या किया उसने, 5 बंदे बैठे, 50 कमेंट्स डाल दिए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब पेरेंट्स हो गए कंफ्यूज, भाई 50 बंदों ने तो पॉजिटिव डाला है, इन 4 ने ही तो नेगेटिव डाला है। जी जी। वहां पे ये चीजें मैनिपुलेट हो गई। अब जो कमिटमेंट्स मिल रहा है, आप कई बार कई इंस्टीट्यूशन क्या बोलेंगे, जब आप डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे तो वहां पे क्या बोलेंगे, इन क्लास डॉट रेजोल्यूशन होगा। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, ये काफी कमिटमेंट आते है हैं ना कि 1-2 डॉट्स तो हो सकता है, बट सारे डॉट्स होंगे तो पढ़ाएगा कब टीचर। एग्जैक्टली। इनडायरेक्टली उनका भी मोटिव क्या है, सिलेबस कंप्लीशन, वो तो कराएंगे ना। तो क्वेरीज के लिए अगर वीकली कोई बोल रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको 1 आवर टाइम देंगे अलग से, तो पॉसिबल है। चलिए भाई, बच्चा क्या करेगा, कॉपी पे नोट करता जाएगा, ये प्रॉब्लम है, दिमाग में ना रख के कॉपी पे नोट करे, नोटबुक पे नोट करे, ये क्वेरीज है मेरी, वीकेंड पे मुझे पूछना है जी, वो 1-on-1 होना चाहिए। वो कर सकता है वो, नहीं, बिल्कुल। दूसरी चीज अब क्या बोलेंगे इंस्टीट्यूशन वाले, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन ये भी बोलती है कि हम आपको अनलिमिटेड एक्सेस देते हैं क्वेश्चन आंसर्स करने के, क्वेरीज पूछने के, आप कॉल पे भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 90% जो इंस्टीट्यूशन है ऑनलाइन के एडटेक्स हैं, उनका एक लिमिटेशन होता है कि आप मंथ में सिर्फ 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, वीकली 3 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। ये लिमिटेशंस आपको क्लियर करने हैं, क्योंकि ये वो पहले पेरेंट क्लियर कर लेगी एग्जैक्टली उनको कितनी इसका एक्सेस है। आप कुछ ना करें, डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग में ही डायरेक्ट जो मेंटोर का अगर नंबर दे रहे हैं वो करिए मेंटोर को कॉल, एग्जैक्टली, कि सर मैम ये बताइए कि कितने डॉट्स हम पूछ सकते हैं, क्लियर कर लीजिए। जी जी। अगर गलत कमिटमेंट्स आपको लग रहा, आप सोचिए प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों को रिसर्च करेंगे, 10 जगह बात करेंगे ना, तो 10 जगह क्या होता है बात करने से। अब मैंने आपसे बात की, आप एक अच्छा चीज़ किसी और से बात किया, उन्होंने क्या किया, एक अलग पॉइंट बताया, दोनों पॉइंट क्लैश करके हम तीसरी जगह तो पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या चीज़ें मिल रही है, क्या चीज़ें नहीं मिल रही है। नहीं, अब इनमें ये भी है कि कई सारे टीचर्स वीडियोस कुछ और दिखाया, किसी और टीचर का पढ़ा कोई और टीचर है। अब ऐसा भी होता है, बिल्कुल। बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं जो जहाँ पे टीचर्स पढ़ाया करते थे, उन टीचर्स ने अपनी खुद की ट्यूशन डाल ली है अभी, लेकिन जब वीडियो दिखाने की बारी आती है तो उन्हीं टीचर्स का दिखा देते हैं और पढ़ा कोई रहा है नॉर्मल दूसरा टीचर, ओके, जो कैपेबल ही नहीं है। इसका कैसे एक पेरेंट इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकता है पेरेंट इसका? सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैक्सिमम ट्यूशंस में आप ये भी कर सकते हैं, देखिए 1 मंथ का ट्रायल लें। दूसरा ऑप्शन है, देखिए पैसे को ना देखते हुए कि हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, एक बार दे देंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होता। 15 डेज का ट्रायल पीरियड हर ट्यूशन क्लास देती है, हो सकता है 5,000 10,000 रुपये कट जाए, ले कुछ भी हो, एटलीस्ट हमें ये तो आइडिया लग जाएगा ना कि क्या पढ़ाई हो रही है, मेरे बच्चे का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अगर फायदा हो रहा है तो हम जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नहीं हो रहा है तो चलिए 5,000 ही है ना, कैंसिल कर देते हैं। जस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो प्रोमिसेस और रिव्यूज की जगह पे खुद डेमो लें, खुद रिसर्च करें पेरेंट, एग्जैक्ट के बाद आगे बढ़े। आप बिल्कुल देखिए, बच्चे की पढ़ाई कभी लेट नहीं होती, क्योंकि जैसे हमने बात किया ना कि स्कूल सिर्फ 7 महीने ही लगती है, 5 महीने छुट्टियां ही रहती है। जी जी। आप 1 महीना पूरा डेमो लीजिए ना, 1 महीना रिसर्च ही करिए ना, पूरा मत लीजिए डेमो, कुछ मत करिए। जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनसे डेमोस्ट्रेट करवाइए, आप क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है। आप 1 महीना खुद सेल्फ रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद आप आगे बढ़ें। कोई लेट नहीं हुआ है बच्चे की पढ़ाई में। बिल्कुल। अगर एक अच्छा टीचर मिल जाएगा ना, तो वो 1 महीने का चीज़ें 5 दिन 10 दिन में कवर करवा देगा अच्छे से, कॉन्सेप्चुअली, रटिफिकेशन मेमोराइज करने वाला नहीं। जी जी जी। तो हमें ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टीचर हमारे बच्चे के लिए परफेक्ट है, कौन सा टीचर कितना क्वालिफाइड है, सब्जेक्ट वाइज लर्निंग हो रही है या नहीं,
कोई भी दीदी भैया सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उनके पास नहीं भेजना है। और अगर बच्चा, आजकल देखते होंगे आप, नर्सरी क्लास के बच्चे को भी ट्यूशन भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चलिए भाई 1 घंटा हम तो शांत रहेंगे, परेशान नहीं होंगे, जी जी। कुछ तो सीखेगा वहाँ। कुछ नहीं सीखता बच्चा, वहाँ जाके बैठता है, वापस आता है। जो आजकल प्ले ग्रुप के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में क्या आप? देखिए प्ले ग्रुप की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं कि प्ले ग्रुप इम्पोर्टेंट भी है कहीं ना कहीं बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि छोटे से ही एज में बच्चा क्या हो रहा है, बाकी सारे बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो नई नई चीज़ें भी सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी है। बट ट्यूशन भेजना बच्चे को, एकदम नर्सरी क्लास के बच्चे को ट्यूशन भेजना वो फ़ायदेमंद नहीं है। ओके। क्योंकि आप एटलीस्ट 3rd 4th स्टैंडर्ड तक अगर आप कैपेबल नहीं भी हैं, तो बच्चे को आप खुद से भी टेक केयर कर सकते हैं ईजिली। उसके लिए एकदम ट्यूशन की ज़रूरत तो नहीं है, एटलीस्ट 2nd 3rd स्टैंडर्ड थोड़ी मेहनत आप खुद में करें, खुद से करें, ये करना ज़रूरी है। हाँ, बाकी प्ले स्कूल का जो रोल है, क्योंकि नर्सरी से पहले रहता है प्ले स्कूल, तो वहाँ पे क्या है ना कि बच्चा चीज़ों को लेकर समय से पहले थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होता है, उसके अंदर एक क्रिएटिविटी आती है कि बाकी बच्चे कैसा कर रहे हैं उसे सीख सीख के ही हम करते हैं। क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम केसेस में बोथ पेरेंट्स वर्किंग होते हैं जी। तो वो टाइम नहीं दे पाते। ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसा होता है कि कई वर्किंग होते हैं या फिर कुछ दूर रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हम डे केयर लगवाएंगे या फिर कहीं भेजेंगे, तो इट्स बेटर कि प्ले स्कूल में डाल दिया जाए बच्चे को। जी। तो वहाँ पे फ़ायदा भी होता है, लेकिन एकदम से उसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है हमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के लिए खुद शुरू से लेकर आखिरी तक खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। बिल्कुल। दिन में 1 घंटे का समय डेली निकालना ही है, चाहे बच्चे 12th स्टैंडर्ड में क्यों ना हो। ओके। बच्चों से बात करिए, समझिए बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या है समस्या, स्कूल में आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे नहीं, ट्यूशन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, कोचिंग आप ले रहे हैं कंपटीशन की, वो फ़ायदा कर रहा है या नहीं, आपके डॉट्स क्लियर होते हैं या नहीं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, क्या लगता है आपको कि आपका हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब खुल के बातें करिए उनसे। जी जी जी। आप बोलेंगे तुमको करना ही है तो बच्चा फिर प्रेशर में आएगा, फिर उससे कुछ नहीं होगा, ना वो पढ़ेगा ना कुछ नहीं होगा उससे। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक पे इसी पे आने वाला था, आपने काफ़ी कुछ कवर भी किया इस पे जी। कि एक पेरेंट जो है अब देखिए जी आज के समय में बोलूँ ना तो बहुत सारे मैंने देखा है कि 2-4-5% बच्चे ऐसे हो गए कि बहुत पेरेंट्स वर्किंग होते हैं ना, तो काफ़ी लंबे 6 साल 8 साल के बच्चे बोल तक नहीं पाते हैं, मेंटली डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं वो। जी जी। मैंने ये केसेस बहुत सारे देखे हैं मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल में या फिर फैमिली फ्रेंड्स में। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चे को एक बचपन में क्या होता था, 4 लोग उसके पीछे लगे हुए रहते थे हमारे टाइम पे। आज किसी के पास टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो प्ले स्कूल तो इम्पोर्टेंट है ही उसके लिए। बिल्कुल। वहाँ जाएगा, कुछ तो बोलेगा, कुछ तो सीखेगा। घर आएंगे, आप उससे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों से, छोटे टाइम से ही, जब बच्चे बहुत छोटे हों उसी टाइम से। नहीं करेंगे, एक टाइम आएगा बच्चा हो सकता है बोलना कम कर दे, बोल ना पाए, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ना हो, जी जी। चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को फिर बड़े होने के बाद। ये बहुत बड़ा रोल है एक पेरेंट्स का, छोटे एज से ही लेके आगे तक। पेरेंट्स का रोल देख रहे हैं कि हर एस्पेक्ट में स्टूडेंट के लिए पेरेंट्स का एक्टिव होना काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी बातों से लगा है जी। और ये होना भी चाहिए कि पेरेंट एक्टिवली, जब तक जो 3 स्तंभों की बात की आपने उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट थे। जी। तो पेरेंट को स्टूडेंट का किस एज ग्रुप में अलग अलग कैसे वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें या कितना किस एज में उनका इंटरेक्शन होना चाहिए अपने बच्चे से, वो कैसा सपोर्ट होना चाहिए, इसके बारे में देखिए क्या है कि जब बच्चे छोटे हैं तो आपके पास समय नहीं भी होते हुए मिनिमम ये कोशिश करिए कि बच्चे के साथ 4 to 5 आवर्स आपने इंटरेक्ट करनी है। बोथ ऑफ द पेरेंट्स मिला के ही 4 to 5 आवर्स का मतलब क्या है कि उनके साथ फिजिकली एक्टिव होना है। जी। मतलब अगर बच्चा छोटा है, प्ले स्कूल जा रहे हैं, तो उनके साथ ये सही है बेटा, ये गलत है, वो सिखानी ज़रूरी है। तो 4 to 5 आवर्स आपने देना ही देना है। और उसके बाद अगर हम बात करें ये कब तक करनी है, ये तब तक करनी है जब तक बच्चा हमारा 2nd स्टैंडर्ड तक नहीं आ जाता है। जी। जब बच्चा हमारा 2nd स्टैंडर्ड तक पहुंच गया तो 3rd स्टैंडर्ड से आपने क्या करनी है कि उनके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट पे क्यों ध्यान देना है? क्योंकि 3rd स्टैंडर्ड जो होता है, 3rd स्टैंडर्ड में जो भी चीज़ें बच्चा लर्न कर रहे हैं वो लाइफ टाइम उनके काम आने वाली चीज़ें होती है। कोई भी चीज़ें हो जी। चाहे वो एजुकेशनल चीज़ें हो या फिजिकल एक्टिविटीज़ हो या बाकी चीज़ें हो, तो वो लाइफ टाइम काम आने वाली है। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा 2nd to 3rd स्टैंडर्ड में आता है, उस टाइम से लेके एटलीस्ट टिल द 14
ईयर्स ऑफ एज, मतलब उससे एज तक 14 साल की एज तक आपको क्या है, उनको अप्रिशिएशन ज़्यादा देना है। जैसे कि हमने पहले ही बात किया था कि अप्रिशिएशन जब तक बच्चे को नहीं मिलता तब तक बच्चा अच्छी चीज़ों करने के लिए ना वो एक मोटिवेशन नहीं आता उसके अंदर, वो क्रिएटिव माइंड से सोच ही नहीं पाता है चीज़ों को। तो ये करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक बच्चे के लिए। फिर वही अगर हम बात करें बच्चा, मान लीजिए कि जैसे 3rd स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक का जो बच्चा होता है, उनके साथ क्या होता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना आपने, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है। जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप ढीला छोड़ देंगे तो फिर क्या होता है कि बच्चा सेल्फ डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं, गलत फ्रेंड सर्कल में आके कुछ भी डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, एटलीस्ट 2 आवर्स उनसे कम्युनिकेट करना है, क्या कर रहे हो बेटा, कैसा है आपका, दोस्तों के बारे में बात करिए, कैसा है वो, क्या करता है, नहीं करते। तो इस एज में क्या होगा, बच्चा झूठ कम बोलते हैं, बच्चे बड़े होंगे तो ज़्यादा झूठ बोलते हैं। जी। वहीं फिर अगर 8th की बात करें तो 8th से क्या होता है, 9th जैसे ही स्टार्ट होता है ना बच्चों का, 8th 9th, उस टाइम पे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं करियर डिसाइडिंग पॉइंट। क्योंकि 8th से क्या होता है, एक पैथ वो सेलेक्ट करते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है, ये बच्चा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको बच्चे को ये बोलना है कि बेटा आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप स्ट्रेस ना लें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 आवर मिलिए, उनसे बात करिए, उनकी प्रॉब्लम्स पे बात करिए, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि ऐसे स्टेज पे आप देखते होंगे 9th 10th स्टैंडर्ड में बच्चे गलत डायरेक्शन में जाते हैं, गलत फ्रेंड्स बनाते हैं, गलत चीज़ें करते हैं। 11th 12th में तो हो ही जाता है उस टाइम पे तो आप। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्या हो जाता है कि 9th 10th के बच्चों को पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा जो बोल रहा है वही सही होगा। अब बच्चा देख रहे हैं फलाने ट्यूशन में सारे बच्चे जा रहे हैं तो हम वही जाएंगे, फलाना बच्चा ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसे करेंगे। नहीं जी। बच्चा इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने लिए कंप्लीटली सेल्फ डिसीजन ले पाए। नहीं, मेरा बच्चा तो ऐसा बोल रहा है तो हम वहीं भेजेंगे, वहीं करवाएंगे पढ़ाई, वहीं करने दीजिए जो चीज़ें वो करना चाहता है। नहीं, करवाइए, लेकिन आप ये देखिए कि आपके, मान लीजिए अब मैं स्पोर्ट्स के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बच्चा खेलना चाहता है खेलने दीजिए, हो सकता है उसका फ्यूचर उसी में वो अच्छा कर ले जी। बट लेकिन बात आती है बाकी चीज़ों की, तो इतना भी ढीला मत छोड़िए कि आपकी कोई भी चीज़ ना सुने वो। ये मत बोलिए कि बेटा तुम देख लो, तुम देख लो, तुम देख लो। नहीं, आपने उसमें घुसना है, थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए आप जी, लेकिन फ्रीडम एक लिमिटेशन में दीजिए। कंप्लीटली फ्रीडम देंगे ना तो वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। सेल्फ करने दीजिए सारी चीज़ें, बस आपने एक ध्यान रखना है कि सही कर रहा है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जी, करियर डिसाइडिंग पॉइंट पे, सिंस 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, जी, कि आपने बच्चे पे बातचीत तो करनी है बट फ्रीडम भी देनी है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जैसे कि हमने बात किया कि पेरेंट्स का एक्टिव होना सिंस द चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स अगर टाइम नहीं दे रहे हैं तो बच्चा 70% केसेस में गलत, मतलब उसको रास्ते मिलते हैं। फिर एक टाइम आता है जब वो सेल्फ डिसीजन मेकिंग करने लगता है, तो हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे रिकवर भी कर लेते हैं खुद से, अपने लिए अपना एक ग्रोथ कर लेते हैं, खुद अच्छा कर लेते हैं। कुछ बच्चे गलत ही रह जाते हैं फिर। जी। मोस्टली गलत जाने वालों के में एक पॉइंट जो देखने मिलता है कि उनको बस इंटरेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए कोई नहीं होता है, या ऐसे सही गलत बताने के लिए कोई नहीं होता है। बिल्कुल। तो वैसे सिचुएशन क्या होगा, फ्रेंड्स से ही बातें करेंगे, जी, नए फ्रेंड्स बनाएंगे, क्योंकि मम्मी हैं, पापा हैं या रिलेटिव्स हैं, ये सारे तो बॉन्ड रिलेशन है, मतलब जब से आप पैदा हो तब से रिलेशन है। जी, दोस्त एक इकलौती, फ्रेंड एक इकलौती चीज होती है जो बच्चे खुद बनाते हैं। उसमें आप उनकी मदद तो कर सकते हैं बिल्कुल। कि बेटा ये इस कैटेगरी के लोग अच्छे हैं। वो कैसे करेंगे कि आप उनके एथिक्स अच्छे करेंगे बच्चे के। हाँ भाई, ये अच्छे दोस्त हो सकते हैं आपके, ये अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं आपके। तो बुरे दोस्त से भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन उनकी हरकतें, उनकी एक्टिविटीज़, उसको हमारा बच्चा एब्जॉर्व ना करे, एडेप्ट ना करे उन चीज़ों को, राइट। तो वो चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लगा आपके ये टॉपिक्स। एक बार हम चाहेंगे कि आप समराइज़ कर दें इन चीज़ों को, कि ट्यूशन कहाँ से इम्पोर्टेंट से लेके लास्ट एक पेरेंट के रोल तक, एक बार आप इसको समराइज कर देते हैं। बिल्कुल जी। देखिए, अगर हम बात करें ना तो स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या ज़रूरी पॉइंट हमने बोला कि बच्चे का ये देखना ज़रूरी है कि उसे किस तरह की ट्यूशन ज़रूरी है या नहीं है, से रिक्वायर्ड है या नहीं है। वो कैसे हम समझेंगे, बच्चे की कैटेगरी समझ के, क्विक लर्नर है, मॉडरेट लर्नर है या स्लो लर्नर है।
उसके बाद स्कूल से कितना सपोर्ट मिल रहा है, बच्चे को सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, जी बच्चा चीज़ों को मेमोराइज कर रहा है या अंडरस्टैंड कर रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, क्या टीचर कैपेबल हैं या नहीं, टीचर के पास वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं, जी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक फ्रेंड्स के तरीके से बच्चे के साथ फ्रेंडली नेचर के साथ रहना है, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए परेशान देख। कई बार क्या होता है बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बताता है, तो वो उनसे पूछना है, जी वो तभी बताएंगे जब उन्हें आपसे खौफ नहीं होगा, डर नहीं होगा। जी आप बोलेंगे बेटा तुम्हें ये करना ही है, करना ही पड़ेगा, तो बच्चा आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाएगा। कोई बात नहीं बेटा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना कोई दिक्कत नहीं, कुछ और कर लेंगे। जी तो ये सपोर्ट उसे देना है आपने। और बच्चे के साथ साथ बचपन से लेके टिल जब तक वो कॉलेज नहीं पहुंच जाते तब तक कम से कम डेली बेसिस पे एक इंडिविजुअल पेरेंट को 1 से 2 घंटे का समय, आपने कितने भी बिजी शेड्यूल हो, आप हिंदी मीडियम से हों, अनएजुकेटेड हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उनके साथ बैठनी है, बेटा आपने दिन भर क्या पढ़ा मुझे थोड़ा समझाइए। जी। तो ये सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। बाकी जहाँ तक बात है ट्यूशन्स की, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारा रिसर्च आपने खुद कर सकते हैं, क्योंकि आज इतने सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। अच्छा टीचर नहीं है, दूसरी जगह हम ट्यूशन स्विच कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारा रिश्तेदार है, हमारे पहचान के, क्या सोचेंगे, नहीं, अच्छा आपकी पढ़ाई हुई चीज़ें हमारे बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं। जी। सीधा ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये नहीं कि रिश्तेदार है तो उनके चक्कर में अपने बच्चे की पढ़ाई खराब कर रहे हो, इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। और बच्चे की पढ़ाई में एक्टिवली एज ए पेरेंट हमें थोड़ा सा घुसना है उसके अंदर। जी जी ये नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, जॉब में ये है वो है, 10 तरह के बहाने। देखिए जी, इस पॉइंट पे आकर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि कोई भी काम ना करने के 100 बहाने, जी करने का एक बहाना कि हमें अपने बच्चे की पढ़ाई अच्छी करवानी है। बिल्कुल। नहीं, अगर हमें सुबह 5 बजे उठना है तो हम उठेंगे, जी और नहीं उठना है, अरे कल रात को लेट सोया था, बदन दर्द कर रहा है, फीवर तो नहीं है मुझे, तो ये सारे बहाने हम ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना है, एक ही चीज़ सोचना है कि हमारे बच्चे के लिए हमें ये चीज़ करना ही है, हमारा डेली रूटीन है, जी 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 तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, जब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे लोग तो बच्चे की पढ़ाई में घुसेंगे, रिसर्च करेंगे, तो खुद ब खुद चीज़ें समझ आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन इस पे ऐड करना चाहूँगा, कहीं मैंने सुनी थी बहुत अच्छी, कि पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं जी कि पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स में से एक पेरेंट जो है जी वो अनकंडीशनल लव दे बच्चे को, जी कि आप कुछ भी करो हम आपके साथ हैं, और एक पेरेंट जो हो वो कंडीशनल लव दे कि अगर आप अच्छा करोगे तो हम आपको रिवॉर्ड करेंगे, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे कंडीशन बेस्ड हम आपको, हो सकता है डांटे, हो सकता है कुछ एक्शन ले। जी। तो अगर ये 2 चीज़ें दोनों पेरेंट अलग अलग करें तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो रहा है। जी, ये क्या होता है ना, ये जो आपने बात बताई ना, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ होता है, जब जी, आप जी। मतलब जॉब में आए, सर्विसेज में आए, वहाँ पे भी यूज़ होता है। जी कि समझ लीजिए कि जैसे आपका अपर हायरार्की है, वो आपके ऊपर अगर सॉर्ट कर रहे हैं, तो जो उससे अपर हायरार्की होगा ना, वो आपसे पोलाइटली बिहेव करेगा, चलिए कोई बात नहीं, जी होता है, जी जी चलिए इसको हम लोग साथ मिलके सुधारते हैं, जी बिल्कुल। है ना। तो अगर एक पेरेंट हाइपर हो रहे, दूसरा पेरेंट का क्या काम है, अरे बेटा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग से हो गई, अब इसको ऐसा करते हैं ना, सही कर लेते हैं, जी इस पे इम्प्रूवमेंट ला लेते हैं। जी तो ये तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या होता है कि फादर से दूरियां बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फादर से दूरियां बनाने का रीज़न क्या होता है कि कम्प्लीटली हाइपर हो जाते हैं। तो ये नहीं, कभी मदर का रोल पोलाइट वाला होना चाहिए, कभी फादर का। जी। एक ही पेरेंट हमेशा हाइपर रहे, एक पोलाइट रहे, तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि हाँ, इस सिचुएशन में मेरे फादर सपोर्ट करेंगे, इस सिचुएशन में मदर सपोर्ट करेंगे। वो आपस में एक कम्युनिकेशन आपको एज अ पेरेंट बनानी है। बिल्कुल राइट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी, आपने हमको समय दिया। हम उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स को ज़रूर हमारे इस एपिसोड से काफ़ी हेल्प मिली होगी जी। और बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं सीखने में या उनकी कोचिंग या ट्यूशन में थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जी।